आज पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट। बतौर वित्त मंत्री सीएम भूपेश बघेल पेश करेंगे बजट। सुबह 11 बजे विधानसभा पहुंचेंगे सीएम। हर वर्ग को है बजट से आस। बजट भाषण का सभी जिलों में एलईडी से लाइव प्रसारण करेगी कांग्रेस। सीएम शिवराज का अलीराजपुर दौरा। सर्किट हाउस में सीएम लेंगे बैठक। पारंपरिक भगोरिया उत्सव में शामिल होंगे सीएम। आदिवासियों को साधने पर सरकार की पैनी नजर। भोपाल में महिला कांग्रेस का प्रदर्शन। सरकार की महिला जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन। महिला अत्याचार और महंगाई के खिलाफ महिला कांग्रेस का शंखनाद। राष्ट्रीय महासचिव ओनिका मेहरोत्रा होंगी शामिल। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भव्य होली का आयोजन। महाकाल आंगन में पुजारियों और श्रद्धालुओं ने जमकर खेली होली। भस्म आरती के दौरान एक दूसरे पर जमकर बरसाए फूल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। IND 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां छत्तीसगढ़ का बजट आज पेश होगा। कुछ ही देर बाद बजट पेश होगा, यानी कि 12:30 बजे सीएम भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। इस बार पेपरलेस यानी कि ई बजट पेश होगा। लगभग 1,10,000 करोड़ से अधिक का ये बजट होगा। तो यानी कि भूपेश सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट आज पेश होगा। पांचवा और आखिरी बजट आज बतौर वित्त मंत्री सीएम भूपेश बघेल पेश करेंगे। बजट में चुनावी स्वरूप भी दिखेगा। जिस तरीके से साल के अंत में चुनाव है, ऐसे में तमाम वर्गों को साधने की कोशिश सरकार की ओर से रहेगी। और चलिए, हमारे साथ संवाददाता निधि प्रसाद लाइव जुड़ गई, सीधा उनका रुख करेंगे। निधि, कल हमने देखा भी सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भरोसे का ये बजट रहेगा और साफ तौर पर देखा भी जा सकता है कि चुनाव है, ऐसे में काफी उम्मीदें भी हर वर्ग को है। जी निधि। देखिए, काफ़ी भरोसे का बजट जो है इसे बताया जा रहा है। हमारे साथ विधायक अरुण जो बोरा हैं वो जुड़ रहे हैं, उनसे सीधे चर्चा करेंगे। काफ़ी भरोसे का और अहम बजट ये बताया जा रहा है, क्योंकि सरकार का 5वां और अंतिम बजट। हाँ, ये बहुत ही भरोसे का बजट है। इसमें सभी वर्गों का समान रूप से ख्याल रखा गया है। और ये बात आप जान रहे हैं कि जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, भूपेश बघेल जी मुखिया बने हैं, भूपेश जी पर सबको भरोसा है। और 4 साल में उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया है विकास के कार्यों का, सर्वहारा वर्ग के उत्थान का, इससे ज्यादा अभी लाभ इस बजट में मिलेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में जो हमने देखा कि लोग लाभान्वित नहीं हो सके थे, सभी वर्ग, इस बजट से सब लाभान्वित होंगे। कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद इस बार जताई जा रही है कि उन्हें भी लगातार, क्योंकि आंदोलनरत है कर्मचारी, तो उन्हें इस बजट में प्रावधान दिया जाएगा, उनका निदान किया जाएगा। हाँ, जैसा कि भूपेश बघेल जी ने कहा है कि जहाँ वे किसानों का, नौजवानों का, सबका ख्याल रहे हैं, वहीं रख रहे हैं, वहीं जो कर्मचारी हैं, जो हमारे विकास के बैकबोन है, उनका भी इस बजट में पूरा ध्यान रखा जाएगा। लगातार जो विपक्ष है वो सवाल करता है कि निराशाजनक बजट है। हर बार के बजट में उनका ये कहना है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार ये मौका नहीं मिलेगा उन्हें बोलने के लिए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। सबसे पहले तेंदुपत्ता सबसे पहले विरोध करने के लिए बने हैं। तो ये थे हमारे साथ विधायक अरुण साव। उनका साफ तौर पर कहना है कि अरुण बोरा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो विपक्ष है उसका काम होता है विरोध करना, और विरोध जो है वो हर बार होता है। हमारे साथ मंत्री कवासी लखमा जुड़ रहे हैं, उनसे सीधे बात करेंगे। सर, एक उम्मीद का बजट इसे बताया जा रहा है, भरोसे का बजट। हमारा सरकार भूपेश बघेल नंबर 1 मुख्यमंत्री, नंबर 1 सरकार, आज छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। इसलिए आम आदमी का बजट है, किसान लोग को सबसे ऊपर है, उसके बाद सबका है। तुम भी किसान से आते, हम भी किसान से आते हैं। जब तक अनाज नहीं खाएगी आदमी कोई जिंदा नहीं रहता, इसलिए किसान लोग का बजट है। लगातार कर्मचारियों के लिए उम्मीदें की जा रही हैं कि इस बार उन्हें राहत दी जाएगी। काम देखेंगे, अभी कुछ दिन, कुछ घंटा बचा है। इस बार विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा कि निराशाजनक। विपक्ष को कितना भी बोलने से उसका दांत कभी खत्म होता है क्या? उन लोगों को कोई 15 साल में काम किए नहीं। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, मंत्रालय में अजीत जोगी बनाया
विधानसभा, वो छोटा छोटा रूम में रहते थे। हम लोग को रूम 4 साल में विधानसभा रूम बना दिए। मुख्यमंत्री का बंगला बन रहा है, सरकार बन रहा है, विधानसभा बन रहा है। ये 15 साल में रमन सिंह को पूछो क्यों नहीं बनाया, खाली अपना पेट भर रहे थे। तो 15 साल के शासन काल में विपक्ष ने कुछ नहीं किया है और कांग्रेस ने 4 साल में बहुत कुछ किया है, इसका दावा जो है मंत्री कवासी लखमा करते नजर आ रहे हैं। लगातार ये जो बजट है वो काफी उम्मीदों का बजट बताया जा रहा है। लगातार कांग्रेस के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका कहना है कि इस बजट में सभी वर्गों को खुशहाल रखने का, सभी को सहायता देने का और सभी की जो एक सुनवाई है उसे सुनने का भरपूर प्रयास किया गया है, क्योंकि इस बार जो बजट है वो इस सरकार का 5वां और अंतिम बजट है। तो कहीं ना कहीं हर वर्ग को लाभ देने का भरपूर प्रयास जो है वो कांग्रेस कर रही है, वो सरकार कर रही है। 12:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस बार का जो बजट है पूरी तरह से पेपरलेस होगा, यानी कि ई बजट होगा। कहीं ना कहीं इसका प्रावधान जो है एक तरह से आधुनिकीकरण की ओर लेकर जाता है और इस ई बजट के जरिए एक बार फिर से आधुनिकीकरण के जरिए ये बजट पेश करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लगातार बजट के पहले से ही बजट को लेकर कई सारी बातें हमें देखने को मिली, सुनने को मिली, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो बजट है वो उम्मीदों का बजट बताया जा रहा है और इस बजट को लेकर लगातार ये जताया जा रहा है कि जो हर वर्ग है उन्हें प्रयास किया जा रहा है लाभ देने का। जी बिल्कुल निधि, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आसमान की नहीं बल्कि जमीन की बात करेगा ये बजट, कुल मिलाकर देखें तो भरोसे का बजट इसको कहा जा रहा है। युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, खास तौर पर जो आंदोलनरत कर्मचारी हैं उनको बड़ी सौगात सरकार दे सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ा चैलेंज भी है सरकार के लिए। और ऐसे में अगर इनको खुश किया जाता है तो एक का बड़ा फायदा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को होगा आने वाले चुनाव में। देखिए बिल्कुल ये कहा जा सकता है प्रशंसा, क्योंकि जिस तरह से 2023 चुनाव नजदीक है, जाहिर से बात है कि युवा वर्ग या फिर महिला वर्ग या कर्मचारी वर्ग उनको खुश करने का भरपूर प्रयास किया जाएगा, क्योंकि 2023 चुनाव के मद्देनजर इस बजट को कहीं ना कहीं चुनावी बजट भी कहा जा रहा है। और अगर बात करें कर्मचारियों की, तो अभी अगर हम बात करें तो प्रदेश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि केवल कर्मचारी वर्ग ही नहीं बल्कि अन्य आंगनबाड़ी वर्ग को अगर हम देखें तो ऐसे कई सारे वर्ग हैं जो लगातार प्रदेश में आंदोलनरत हैं। और ये उम्मीद अब जताई जा रही है कि इस बजट के जरिए मुख्यमंत्री जो हैं सभी के मन में जो आशंका बैठी हुई है, जो परेशानियां हैं, जो उनके विघ्न हैं, वो पूरी तरह से बजट के जरिए हरने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो जो कर्मचारी वर्ग हैं, जो महिला वर्ग हैं, जो युवा वर्ग हैं, उन्हें बजट में राहत देकर एक बड़ा खुशहाल जो खुशनुमा माहौल है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देने का कार्य करेंगे, क्योंकि जब इनकी सहायता मिलती है तो कहीं ना कहीं वोट से बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो युवा महिला वर्ग होते हैं और खास तौर पर जो कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी वर्ग होते हैं, वो तभी खुश रहते हैं जब सरकार उन्हें खुश रखती है। क्योंकि लगातार नियमितीकरण की मांग को हमने देखा कि किस तरह से प्रदेश भर में नियमितीकरण की मांग को लेकर जो कर्मचारी वर्ग है वो नाराज से नजर आ रहे हैं। तो इस बजट के जरिए उन्हें पूरी तरह से लाभ देने का, उन्हें खुश करने का प्रयास किया जाना है, क्योंकि हमने देखा कि अनियमित कर्मचारी जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, खासतौर पर उन्हें साधने की कोशिश रहेगी इस बजट से। और हर एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस बजट को पेश किया जाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए निधि। तो छत्तीसगढ़ का बजट आज पेश होगा, कुछ ही देर बाद बजट पेश होगा। बतौर वित्त मंत्री सीएम भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि कितना उम्मीदों पर खरा उतरता है ये बजट, क्योंकि जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि भरोसे का ये बजट रहेगा, आसमान की नहीं बल्कि जमीन की बात ये बजट करेगा। हालांकि जब बजट पेश होगा तो देखना होगा किन किन वर्गों के लिए क्या कुछ खास रहता है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए क्या कुछ सौगातें दी जाती हैं, अलग अलग योजनाओं के लिए कितना कितना फंड एलोकेशन होता है, ये भी बजट में देखना काफी ज्यादा खास होगा। तो आज ई बजट पेश होने जा रहा है। जिस तरीके से लगातार डिजिटलाइजेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं, उसी के तहत कदम बढ़ाते हुए सीएम भूपेश बघेल आज पहला ई बजट पेश करेंगे छत्तीसगढ़ का। तमाम वर्गों को साधने की कोशिश रहेगी इसमें।
पिछला बजट हमने देखा 1,04,603 करोड़ का था और माना यह जा रहा है कि लगभग इससे थोड़ा सा राशि इसमें बढ़ाई जा सकती है और ये बजट भी लगभग 1,04,000 करोड़ से ऊपर का हो सकता है। हालांकि बजट काफी ज्यादा खास है क्योंकि साल के अंत में चुनाव होने हैं, ऐसे में चुनावी स्वरूप भी इस बजट में देखने को मिलेगा। तमाम वर्गों को साधने की कोशिश रहेगी। हर एक वर्ग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है सरकार के लिए। अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष का ये कहना है कि बजट से कोई उम्मीदें नहीं है, चुनावी बजट ये होगा। हालांकि सरकार का ये कहना है कि हम हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए, आम जनता को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश करेंगे और उम्मीद भी यही लगाई जा रही है क्योंकि चुनाव है तो ऐसे में कोई नया कर भी सरकार नहीं लगाएगी। कोई रिस्क लेने के मूड में यहाँ पर सरकार नहीं दिखेगी। तो चलिए देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से अलग अलग प्रक्रियाएं सामने आ रही हैं। बजट पेश होने से पहले IND24 की टीम ने खास बातचीत की है PCC चीफ मोहन मरकाम से। सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। के मुख्यमंत्री आज प्रदेश का बजट पेश करने जा रहे हैं। बजट को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं और जिस तरह से 2023 चुनाव है, इसके मद्देनजर ये जो बजट है वो काफी अहम बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि चुनावी बजट क्या हो सकता है। प्रदेश के PCC चीफ मोहन मरकाम हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बजट को लेकर काफी उम्मीदें हैं। आज ये 5वां और अंतिम बजट पेश होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के जनता की अपेक्षाओं, उम्मीदों का बजट माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब 2023-24 का बजट प्रस्तुत करेंगे। मुझे उम्मीद है छत्तीसगढ़ का भरोसे का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्तुत करेंगे। यहाँ के किसान, मजदूर, आम जनता, व्यापारी, अधिकारी, कर्मचारी सभी के हितों का ख्याल रखा जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। जरूर जरूर, इसीलिए तो हम कह रहे हैं भरोसे का बजट। मुझे लगता है कर्मचारी, अधिकारियों के भी उम्मीदों पर हमारी सरकार खरा उतरेगी और इस बजट में कुछ ना कुछ उनकी अपेक्षाओं पर हमारी सरकार मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये थे हमारे साथ PCC चीफ मोहन मरकाम। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो बजट है वो काफी अहम है और लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने वाला ये बजट है। यानी कि कुल मिलाकर सभी वर्गों का ख्याल इस बजट में रखा जाएगा, ऐसी उम्मीद जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगातार जताई जा रही है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ निधि प्रसाद, IND24 रायपुर। तो PCC चीफ मोहन मरकाम को सुन रहे थे आप। उनका भी खास तौर पर यही कहना है कि आम जनता को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है और सभी वर्ग को राहत देने की कोशिश रहेगी। हालांकि ये तो देखना होगा जब 12:30 बजे सीएम भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे तो क्या कुछ सौगातें दी जाती है। बहरहाल इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सत्यप्रकाश सिंह जी जुड़ गए हैं। साथ ही साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता राजकुमार राठी जी जुड़ गए हैं और आर्थिक विश्लेषज्ञ हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले सत्यप्रकाश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। बजट पेश होने जा रहा है, आपकी सरकार इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेगी। जिस तरीके से नाम ही आप लोगों ने दे दिया है भरोसे का बजट, तो कितना ये खरा उतरेगा जनता की उम्मीदों पर? क्या खास इस बजट में? भरोसे का बजट तो ये हमारे सरकार का जो बजट आएगा वो सबकी भरोसों पे, सबकी आकांक्षाओं पे, सबकी मांग पे जो बजट आएगा, सब वर्गों के लिए, सब वर्गों के चेहरों पे खुशियां मिलेगी जैसे ये बजट का पिटारा खुले। आप देखिएगा जैसे ही बजट खुलेगा, जैसे ही बजट पढ़ना चालू करेंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो एक नवा छत्तीसगढ़ की पटकथा आपको उसमें दिखाई देगी। हमारा बजट वैसा नहीं होगा जैसे केंद्र का बजट आया था जिसके अंदर ना रोजगार की बात थी, ना महंगाई कम करने की बात थी। हाँ, बात थी कटौती की, मनरेगा में कटौती हुआ, स्वास्थ्य योजना में कटौती हुआ, एजुकेशन मिशन में कटौती हुई, MSME में कटौती हुई। तो हमारे बजट में ऐसा नहीं होगा। हमारे बजट में लोगों की सुविधाओं के हिसाब से, लोगों की आकांक्षाओं के हिसाब से इसमें सब वर्गों की बात होगी, किसानों की बात होगी, युवाओं की बात होगी, रोजगार की बात होगी। रोजगार रोड मैप 5 साल में कितना, 15 लाख का पहले ही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हमारा रोड मैप तैयार हो चुका है 5 साल में 15 लाख रोजगार देने का। तो इसमें सब वर्गों की बात होगी। सबसे खास तौर से अगर बात करेंगे तो ग्रामीण वर्गों की। देखिए, गांधी जी की एक सपना था गांधी जी का कि गांव अगर सशक्त होंगे, गांव अगर आर्थिक तौर पर सशक्त होंगे तो आपका प्रदेश सशक्त होगा, आपका देश सशक्त होगा। इसी रोड मैप पे हमारी सरकार शुरू से चलती आ रही है। गांव में देखिए, आप किसानों की बात कर लीजिए, आप उनको समर्थन मूल्य की बात कर लीजिए। रीपा योजना जो हमारे मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, रीपा योजना के तहत ये है कि आप गाँव में ही आप रोजगार कर सकते हैं ताकि गाँव के युवा
गांव के जो बेरोजगार युवा हैं वो बाहर ना जाए, वहीं के वहीं उनको रोजगार मिले। तो हमारी सरकार हर वर्ग की चिंता करती, हर वर्ग के बारे में सोचती है। किसान, मजदूर, ये महिलाएं, सबके वर्ग। सबसे बड़ी बात जो आपने अभी थोड़ी देर पहले अपने पैकेज में दिखाया, सरकारी कर्मचारी और जो हड़ताल पे वहां पे बैठे हुए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए इस बजट में, जैसे हमारे पीसीसी चीफ जी ने बोला, उनके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ खास होगा। और जैसे ही बजट खुलेगा, सबके चेहरे पर मुस्कान होगी। ये बजट सबकी अपेक्षाओं के भरोसे के ऊपर खरा उतरेगा। चलिए ठीक है, आप बने रहिए, लौटूंगी मैं आपके साथ। हमारे साथ आर्थिक विश्लेषज्ञ डॉक्टर अजय चंद्राकर जी बने हुए हैं। अजय चंद्राकर जी, जिस तरीके से आप देखते आ रहे हैं, कई बजट पेश हुए और भूपेश सरकार ने भी अपने 4 बजट पहले भी पेश कर चुके हैं। इकोनॉमिक सर्वे जिस तरीके से हुआ, जीडीपी बढ़ी हुई आई, जीएसडीपी कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में सभी बढ़ी हुई आई है। ये सब देश की जो जीएसडीपी और जीडीपी है उससे बढ़ोतरी रही है छत्तीसगढ़ राज्य की। तो ऐसे में जो बजट तैयार होता है, किन चीजों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार होता है? अब बिल्कुल आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो यहाँ पर कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, सेवा क्षेत्र हो, मार्केबल परफॉर्मेंस रहा है इस गवर्नमेंट का। लेकिन यह याद रखना है कि आर्थिक सर्वेक्षण में जो डाटा दिया गया है वो सितंबर तक का डाटा है। सितंबर, देखिए हमारे देश में आर्थिक क्षेत्र में 4 क्वार्टर मानी जाती है। सितंबर के बाद 3 महीने का तीसरा क्वार्टर, और तीसरे क्वार्टर को देखें हम अपने देश की इकोनॉमी में, तो वो ऐसा है कि जैसा अनुमान लगाया गया था, आरबीआई अनुमान लगाई थी, सरकार अनुमान लगाई थी, उससे कम है। तो चौथे क्वार्टर में जो मार्च में 31 मार्च को समाप्त होगा, तो जो 7% ग्रोथ है उसको अचीव करने के लिए हमें चौथे क्वार्टर में बढ़िया परफॉर्म करना पड़ेगा। तो ये यहां पर जब चौथा क्वार्टर का आंकड़ा आ जाएगा, तब इसकी वास्तविक स्टैटिस्टिक्स आई। देखिए, जीएसटी हमारे देश में लागू होने के बाद राज्य सरकारों के सामने एक्चुअली उनको मिलता कहाँ है, पैसा मिलता कहाँ है? राज्य का स्वयं का राजस्व होता है, राज्य की जीएसटी होती है, राज्य एक्साइज होता है, सेल टैक्स और वेट होता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, बिजली पर टैक्स और ड्यूटी होता है, वाहन टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीयन शुल्क और भू राजस्व, यही समस्त राज्य सरकारों के आय के स्रोत हैं। अब एक तरफ 48.4% इसी से राज्य का जो टोटल बजट बनेगा उसमें से आता है, और 51.9% से थोड़ा सा ऊपर 0.2% ये केंद्र सरकार के से मिलना है। तो ये प्रमुख व्यवस्था है हमारे देश में। लेकिन अब देखना है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन भूपेश सरकार, कांग्रेस की सरकार कैसे करती है, उसके सामने चुनौती है, क्योंकि आगामी चुनाव है और उनके इस कार्यकाल का आखिरी बजट है। लेकिन इसमें वह सामान्य क्षेत्र में कितना खर्च करती है, सामाजिक क्षेत्र में कितना खर्च करती है, आर्थिक क्षेत्र में कितना खर्च करती है, सेवा क्षेत्र में कितना खर्च करती है, तो यहां पर निश्चित रूप से एक ड्रीम बजट के रूप में यह सरकार इस बजट को प्रस्तुत करने का प्रयास करेगी। और पर्टिकुलर इनका जो लक्ष्य रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ ही साथ आज के समय में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के ऊपर काफी खर्च करना चाहिए। इसी तरह से नगरीय प्रशासन एवं विकास, गाहे बगाहे यहाँ की अधोसंरचना की बात होती है, उसमें भी कैसे एक निश्चित राशि है उसको कैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या है मूल बात कि जो आरबीआई समस्त राज्य सरकारों को प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण बारो करने के लिए, लोन लेने के लिए जो बोली और उनका पैमाना बढ़ाई, तो राज्य सरकारें लोन भी ली। लोन लेने के कारण उनको विपुल पैमाने पर इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, किस्त देना पड़ रहा है। वो भी एक क्या है, कमिटेड खर्च है। और कमिटेड खर्च में अजय चंद्राकर जी, आपने बहुत ही अच्छी बात की है। ज्वलंत मुद्दा भी यही है, जिस तरीके से आप लोन का जिक्र कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण रहेगा।
जी, जिस तरीके से आप लोन का जिक्र कर रहे हैं, इस पर भी हम सवाल करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्रदेश में कहा जा रहा है कि लगातार कर्ज लिया जा रहा है, कर्ज पीकर ये सरकार घी पी रही है, बीजेपी पार्टी का ऐसा कहना है। आपके पास मैं लौटूंगी, जरा राजकुमार जी का भी मैं रुख कर लेती हूँ। राजकुमार जी, बड़े सीरियस मूड में आप लोग बैठे हुए हैं, लगातार आप लोग कह रहे हैं कि कोई उम्मीदें नहीं है इस बजट से, तो क्या जब बजट पेश हो जाएगा उसके बाद भी आप लोग निराश ही रहेंगे बजट से? देखिए प्रशंसा जी, बड़े दुर्भाग्य की बात है, सरकार से पहला काम शिक्षा का होता है। आप तो जाके देखिए शिक्षा का देश में मैं समझता हूँ जितने शिक्षक भी है, 1 से 5 तक के क्लास को एक विषय, वो बच्चों को क्या शिक्षा देगा और आगे बच्चों को क्या भविष्य होगा, इस पर को चिंतन मनन करने। राजधानी रायपुर में प्रशंसा जी जो मेगाहारा हॉस्पिटल है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहां जाके देखिए क्या स्थिति है। लोग घर में मरना पसंद करते हैं लेकिन मेगाहारा नहीं जाते। ये दुर्भाग्य है कि जिस सरकारी अस्पताल को, सबसे बड़े अस्पताल को जनता की सुविधा के लिए बनाया गया था, आज वहां पर सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है, ना वहां पर डॉक्टर है, ना वहां पर मेडिसिन है। शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब है और जिन 36 बिंदुओं के आधार पर भूपेश बघेल जी ने सरकार बनाई, कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। अभी तक ये शराब का लोग नहीं छोड़ पा रहे। 5,000 करोड़ रुपए का लोभ अगर छोड़ देते प्रशंसा जी तो प्रदेश में शराबबंदी हो जाती, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस लोभ को छोड़ नहीं पा रहे हैं। जिस प्रदेश में खनिज संसाधनों की कमी नहीं है, लोहा हमारे यहाँ प्रशंसा जी, कोयला हमारे हैं, एल्युमिनियम हमारे हैं, बॉक्साइट हमारे हैं, और तो और देवभोग में हीरा तक निकल रहा है। जिस समृद्ध प्रदेश में मैं समझता हूँ प्राकृतिक संपदा की कमी नहीं, उस प्रदेश में इस प्रकार का बजट आप देख रहे हैं। भूपेश बघेल जी का पेपर में बड़ा बड़ा विज्ञापन आया है, भरोसे का बजट। अरे बजट क्या है प्रशंसा जी, इनकम एक्सपेंडिचर है। हम घर का भी बजट बनाते हैं कि किस साधन से हमको कितनी इनकम होगी और उस साधन को किस मत पर खर्च करना है, यही बजट है। इसमें भरोसा की बात जहां तक भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको इस बात का एहसास हो गया है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता का विश्वास इस सरकार से, भूपेश बघेल की सरकार से उठ गया है, इसलिए भरोसे की बात कर रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा ऐड आज तक पेपर में मैंने जैसे अखबार खोला, भूपेश बघेल जी का फोटो सामने आ रहा है। अगर भूपेश बघेल की प्रदेश की जनता की इतनी चिंता कर लेते तो आज भरोसे का बजट शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये मेरे को लगता है कि जो समाचार पत्रों में छपा भी है, भूपेश बघेल जी का आखिरी बजट आप लोगों ने बिल्कुल ठीक छापा है, ये आखिरी बजट ही कांग्रेस को साबित होगा। ठीक है, रिएक्शन ले लेते हैं सत्यप्रकाश जी का। सत्यप्रकाश जी, आपके बजट पर विपक्षी दल को तो भरोसा ही नहीं है और ये भी कह रहे हैं कि आखिरी बजट ही होगा ये भूपेश सरकार का। जी प्रशंसा जी, मोदी जी ने सभी चीज पे टैक्स लगाया है। शायद राजकुमार राठी जी को पता होगा, सपनों पे टैक्स नहीं लगाया अभी तक। उनका ख्वाब देखना उचित है, विपक्ष में है कि हाँ उनकी सरकार आएगी, उस पर टैक्स नहीं देख सकते हो। देखिए, अरे राठी जी सुन लीजिए, अभी आप बोल रहे थे, मैं नहीं बोला, आप सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। प्रचार की जहां तक आपने बात की, मोदी जी ने आरटीए के तहत ही पता चला, मोदी जी ने 8 साल में 5 लाख करोड़ से ज्यादा प्रचार पर खर्चा कर दिए, एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा कर दिए, पेपरों में और टीवियों में दिख रहे बस। काम तो उनका कुछ हो नहीं रहा है, एडवर्टाइजमेंट और विदेश की यात्राएं कर रहे हैं। अरे सुन लीजिए राजकुमार जी, और इन्होंने अभी मेकाहारा की बात की, इन्होंने मेकाहारा की बात की। मैं इनको चैलेंज करता हूँ यार, आपके प्रतिष्ठित चैनल बैठ के मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरे को लेकर चले, मैं इनके साथ चलूंगा। कौन सी वहां पे इलाज नहीं हो रहा, कौन सी दवा नहीं मिल रही, मेरे को पता है। अरे बोलना बहुत आसान है राठी जी, आप उसको सिद्ध करके दिखाइए ना, आरोप लगाना तो बहुत आसान है। मैं एक प्रतिष्ठित चैनल बैठ के चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आपके साथ मैं चलूंगा मेकाहारा अस्पताल में, वहां पे कौन सा डॉक्टर नहीं है, कौन सी दवा नहीं है, आप मेरे को बताइए। आज भी दूर दराज से लोग मेकाहारा में जाके इलाज करवा रहे हैं, फ्री में दवाइयां मिल रही है, धनवंतरी योजना के तहत सस्ती दवाइयां मिल रही है। 15 साल में आप लोगों को तो याद नहीं आया कि सस्ती दवाइयां लोगों को मिल सके, गरीब को मिल सके। धनवंतरी योजना के तहत जब गरीबों को दवाइयां सस्ती मिल रही है तो आप लोगों को दिक्कत हो रही है। अरे सुन लीजिए राठी जी, और सुन लीजिए, आपके बारे में बोल रहा हूँ। शराबबंदी की आप बात कर रहे हैं, 15 साल आप लोग थे, आप लोगों ने शराबबंदी क्यों नहीं की 15 साल? एमपी में तो आप महिलाओं का अलग से काउंटर खुलवा रहे हैं, हरियाणा में 40% एक्साइज ड्यूटी कम कर रहे हैं ताकि प्रीमियम शराब ज्यादा बिके। आप खुद अपना दोहरा चरित्र क्यों दिखा रहे हैं? रमन सिंह जी ने खुद ने बोला था चुनावी बैठकों में आपके पार्टी के, उन्होंने बोला था कि हम चुनाव शराबबंदी करेंगे, अगर सरकार आ जाती है तो हम शराब नहीं बांटेंगे चुनाव के दौरान। इसका मतलब आप चुनाव जीतते थे शराब बांट के, तो ये तो आपका 4 साल चेहरा है। पहले आप अपनी सरकार को याद कीजिए और अभी 4 साल के अभी हमारी सरकार याद कीजिए। किसान अगर सबसे ज्यादा खुशहाल है तो प्रदेश में है। अरे आपकी जितने प्रदेशों में सरकार है, कोई भी एक सरकार अगर इतना समर्थन मूल्य धान का दे रही है तो बता दीजिए।
राठी जी मेरी बात सुन लीजिए, मैं जो पूछ रहा हूँ आपसे, एक भी प्रदेश में आपकी सरकार जो इतना धान का समर्थन मूल्य अगर दे रही है तो मेरे को बता दीजिए सबसे ज्यादा समर्थन मूल्य कहाँ मिल रहा है? 15 साल में 15,000 किसानों ने आत्महत्या किया कर्ज के नाम पे। 15,000 किसानों का जो पावर आप लोगों की सरकार ने डुबा चुकी है उसकी वजह से। मगर हमारी सरकार ने एक बार भी एक भी किसान ने कर्ज के नाम पे आत्महत्या नहीं की है। तो ये फर्क है आपके और हमारे में। किसानों के बारे में आपने सोचा, गाड़ियां चलवाते हैं उनके ऊपर, ट्रैक्टर चलवाते हैं उनके ऊपर, आंदोलन करते हैं। मैं लौटूंगी डॉक्टर अजय का मैं रुख करना चाहूंगी। अजय जी, जिस तरीके से आप देखते आ रहे हैं कई बजट को, इस बजट की बात करें तो खास बात यह है कि चुनाव है, ऐसे में चुनावी झलक इस बजट में दिखेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई नया कर जो है सरकार नहीं लगाएगी, क्योंकि हाल ही में हमने देखा मध्य प्रदेश का बजट पेश हुआ, उसमें भी कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। तो ऐसा ही कुछ इस बजट में भी? जी बिल्कुल प्रशंसा जी। चुनावी साल में कोई भी सरकार जनता के ऊपर टैक्स लगाने का प्रयास तो नहीं करती, और पिछले बजट में भी और उसके पिछले बजट में भी भूपेश सरकार टैक्स नहीं लगाई थी, एक जगह सेस लगाई थी जी। इस बजट में एक चुनौती यह है प्रशंसा जी कि जून 2022 तक जीएसटी का जो कंपनसेशन था वो केंद्र सरकार से मिला। जून के बाद वह बंद हो गया और वह एक बड़ी राशि होती। तो उस राशि के अभाव में इस बजट में प्रत्येक राज्य सरकारों के सामने हमारे देश में, चाहे मध्य प्रदेश भी शामिल है, एक चुनौती रही है, क्योंकि एक बड़ा रिसोर्स समाप्त हुआ। अब दूसरी बात यह है, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भूमिहीन मजदूर जो न्याय योजना है जिसमें 7,000 रुपया दिया जाता है, एक्चुअली वो 3rd क्वार्टर से स्टार्ट हुआ। अब इस साल पूरे 12 महीने का देना है, उसमें भी एक बड़ी राशि जा रही है। तो भूपेश सरकार अपने इस बजट का प्रबंधन कैसे करती है यह देखने लायक। लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जैसे कि एग्रीकल्चर का रकबा बढ़ा, इसमें कोई शक नहीं, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो 9,000 प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को मिला, जिसके कारण से छत्तीसगढ़ में ये जो क्षेत्र आप आर्थिक सर्वे का जो जिक्र कर रही थी प्रशंसा जी, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो, कंस्ट्रक्शन हो, प्रोडक्शन का क्षेत्र हो, गोडाउन का क्षेत्र हो, रियल एस्टेट का सेक्टर हो, व्यापार होटल हो, बिजली पानी गैस हो, या फिर प्रशासन और डिफेंस, ये भी अलग अलग परसेंटेज में गांव में, जिसके कारण से यह आंकड़ा दिखाई दे रहा है। इसके लिए भूपेश सरकार अपनी प्रशंसा कर सकती अपने 5 बजट के अनुसार। लेकिन मूल बात यह है, अब यहाँ पर किसानों को अल्पकालीन ऋण भी देना है इनको, वो भी बिना ब्याज का, और रकबा बढ़ रहा है तो उनके लिए भी विपुल पैमाने पर राशि बढ़ाना पड़ेगा। इसी तरह से जो मूल बात आती है जो छत्तीसगढ़ में, वो है कि छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास के लिए या विकास निगम को कितने हजार करोड़ रुपया दे पाती है। तो राज्य सरकारों के पास, समस्त राज्य सरकारों का जो बजट हम देख रहे हैं, अभी साउथ के राज्यों का लगातार बजट देखे, नॉर्थ के राज्यों का बजट देखे, तो सब निश्चित रूप से बड़ी राशि को अपने जन कल्याणकारी कार्यों में दे रहे हैं और ब्याज पटाने में दे रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है। प्रायः क्या बात होती है प्रशंसा जी हमारे देश में कि ये कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय बढ़ गया, निश्चित रूप से बढ़ा है, लेकिन इसे अर्थशास्त्री के रूप में देखो, राजनीतिक अर्थशास्त्री के रूप में, तो 93% एक्चुअली इनकम बढ़ी है और 308% टैक्स लगा है, जिसके कारण से यह दिखाई देता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म तल में जब अर्थशास्त्र की जगत में हम प्रवेश करते हैं तो यह दिखाई देता है टैक्स ज्यादा है, चाहे जीएसटी के रूप में हो या अन्य टैक्सों के रूप में। राज्य सरकारों के पास तो ये लिमिटेशन है जिसके कारण से वो पॉपुलिस्ट बजट देना चाहते, लेकिन जीएसटी के माध्यम से मिलता 93% आय बढ़ी है और 308% टैक्स बढ़ा है। मैं ये आंकड़ा दे रहा हूं आपको प्रशंसा जी 2011 से लेकर के 2023 तक की स्थिति में। तो काफी चुनौती है,
वित्तीय अनुशासन की बिल्कुल आवश्यकता आप है। सही कह रहे हैं कि साथ ही तमाम साथ चुनौतियां भी राजकोषीय होती हैं, घाटा को सरकार कम के करना पास भी तमाम जरूरी है। चैलेंजेस भी होते हैं, और इन सब से उभर कर जो है वो अगर बजट पेश होता है, विकास योजनाओं के लिए फंड एलोकेशन होते भी हैं, कितना फंड किस योजना के लिए दिए जाता है ये भी देखना होगा। बिल्कुल आपने सही पॉइंटर्स रखे हैं। मैं आपके पास लौटूंगी, मैं राजकुमार जी का रुख करना चाहूंगी। राजकुमार जी, कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि हमारे मुख्यमंत्री नंबर 1 है, हमारा बजट नंबर 1 है, तमाम योजनाएं हमारी नंबर 1 है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर ये जो बजट रहा इसमें मास्टर स्ट्रोक कुछ कांग्रेस पार्टी ने चल दिया, जो आंदोलनरत कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी सौगात दे दी गई, तो फिर तो आप लोग बैक फुट पे आ जाएंगे मुझे लगता है। देखिए प्रशंसा जी, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार 18 लाख परिवार का आवास, पक्का मकान रोक के रखी है। मोदी जी 11,000 करोड़ रुपए भेजे थे, लेकिन राज्य सरकार ने 40% लाभांश नहीं दिया और उसके कारण 11,000 करोड़ रुपए लौट गया। छत्तीसगढ़ के 18 लाख परिवार, एक परिवार में 4 व्यक्ति मानते हैं, तो 72 लाख व्यक्ति, पूरी आबादी छत्तीसगढ़ की प्रशंसा जी 2.25 करोड़ के आसपास है। इससे 72 लाख परिवार जो व्यक्ति है वो पक्के मकान में रहते, उनका जो कच्चा केवेलू खबरे का मकान वो पक्का होता, उसको रोकने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। मुझे लगता है 72 लाख व्यक्तियों की है, इस सरकार को लगेगी क्या विषय में लेकर कांग्रेस बात करेगी? कौन से वादे पूरे हुए हैं? कौन सा जनता के हित में काम हुआ है? आप 5,000 करोड़ रुपए कांग्रेस का अधिवेशन करके खर्च करते हैं, वही 5,000 करोड़ रुपए अगर आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना में दे देते तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ के गरीब परिवार को छत मिल जाती। वो लोग भूपेश बघेल जी का जीवन भर आभार मानते कि राज्य सरकार को लाभांश देने के कारण प्रधानमंत्री योजना का लाभ उनको मिला है। और एक और बात बताना चाहूंगा प्रशंसा जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 600 किसानों ने आत्महत्या की। मुख्यमंत्री जी ने किसी प्रकार के मुआवजे की घोषणा नहीं की। वही लखीमपुरा में जाकर किसानों की जो आत्महत्या होती है उसमें 50-50 लाख रुपए की घोषणा करते हैं। मास्टर साथी प्रवक्ता सत प्रकाश जी से पूछना चाहूंगा, आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने इतना बड़ा विश्वास दिया, इतना बड़ा बहुमत दिया, आपकी जवाबदारी छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति है कि उत्तर प्रदेश के किसान के प्रति ये बताने का कष्ट करें। दूसरा प्रशंसा जी, अभी तक हमारी 6,000 महतारी के साथ बलात्कार की घटना हो गई है। मुख्यमंत्री जी संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। इनके मंत्री कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो बलात्कार की घटना, हमारी महतारी के साथ जो बलात्कार की घटना हुई है, हमारी बहन के जो साथ जो बलात्कार की घटना हुई है वो छोटी घटना है। जिस सोच के ये लोग व्यक्ति हैं, ये हम लोगों के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। ऐसे लोग छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री हैं। भूपेश बघेल जी के प्रतिनिधि के रूप में सत प्रकाश जी बैठे हैं। मैं पूछना चाहूंगा, 36 वादा आपने किया था, कौन कौन सा वादा आपने पूरा किया है? चलिए ठीक है, 4 साल की सरकार हो गई है, फिर आएगी। आप ठीक है, आपके जो सवाल है राजकुमार जी, जानने की कोशिश जरूर करेंगे सत्य प्रकाश जी से। जी, आपके सवालों का जवाब हम जरूर लेंगे, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मंत्री कवासी लखमा से खास बातचीत की है IND 24 की टीम ने बजट पेश होने से पहले। सुनवाते आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। जाएगा, मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे और इस बजट में सभी वर्गों को खुशहाल रखने का प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव से हम सीधे चर्चा करेंगे। इस बार के बजट में सभी को खुशहाल रखने का प्रयास किया जा रहा है, भरोसे का बजट ये बताया जा रहा है। जी, भरोसा अर्थात कि जो जो लोगों को उम्मीद है वो पूरी होगी। तो ये मैंने रास्ते में भी देखे, आते समय पोस्टर लगे हुए हैं मुख्यमंत्री जी के फोटो के साथ कि भरोसे का बजट। तो बड़ी बात है और बड़ा टारगेट है, उसको इस बजट में वो पूरा करेंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। सर, कर्मचारियों को लेकर उम्मीदें जताई जा रही हैं इस बजट। बड़ी चुनौती वही है, करीब 4,000 करोड़ रुपया का अतिरिक्त खर्च आएगा उसमें, और किस हद तक हम लोग दे पाएंगे ये 12:30 बजे से पता चलना चालू हो जाएगा। क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं तो स्वास्थ्य विभाग के बजट को लेकर भी आप उम्मीद करते होंगे कि कुछ खास रहेगा। पिछले साल से ज्यादा आवंटन मिलेगा, ये तो विश्वास है, और कुछ चीजें इसमें दिखेंगी। कई घोषणाएं मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं अपने दौरे के दरमियान। तो नए सब हेल्थ सेंटर, नई PHC, नई CHC, जिला अस्पताल आपको इसमें दिखेंगे। जितने नए जिले बने हैं, मुझे लगता है कि
करीब करीब सभी जिलों में नए अस्पताल की बात सामने आ जानी चाहिए। जिला अस्पताल के ऊपर का जो स्तर है, अब देखें 12:30 बजे जिला अस्पताल के ऊपर स्तर में क्या है वो भी सामने आ जाएगा। एक बड़ी घोषणा की गई है, कल बड़ी सहमति मिली है, बिलासपुर में एम्स अस्पताल जो है अब शुरू किया जाए। ये राज्य सरकार का निर्णय है, एक तरह से हम माने। विधानसभा में जो बात आई कि विभाग ने और मुख्यमंत्री जी की सहमति से हम लोगों ने ये कहा है कि अगला एम्स जब मिलेगा छत्तीसगढ़ को तो उसको बिलासपुर में खोलेंगे। एक अंतिम सवाल, विपक्ष हमेशा निराशाजनक बताता है बजट को, क्या लगता है इस बार ये कहने का मौका नहीं देगा? सीमा हमारी राज्य की वित्तीय स्थिति है। हम आमदनी जितनी जमा कर पाते हैं, जितना हम रेवेन्यू कलेक्ट कर पाते हैं, उतना ही खर्चा हो सकता है, तो वो उसकी सीमा है। उस सीमा के अंदर इतना कुछ कर लेना बहुत कठिन भी होता है और इस सरकार ने इसके पहले बड़ी बड़ी आवश्यकताओं की पूर्ति की है। किसानों को अगर आप पैसा दे रहे हैं तो ये 5 से 6 हजार करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ का अगर बजट है तो 40,000 तो आप मान लीजिए तनख्वाह में चला जाता है। 60,000 करोड़ बचा, 60,000 करोड़ में से अतिरिक्त राशि 5 से 6 हजार करोड़, 10% राशि आप किसानों को दे रहे हैं। जो उनको अतिरिक्त दे रहे हैं, कम से कम एक आइटम 1,000 करोड़ आप बिजली बिल हाफ में दे रहे हैं, 7,000 करोड़ हो गए। फिर आपको सड़क बनाना है, बांध बनाना है और काम करने हैं। तो इस बीच में समावेशी अधिकारियों के लिए नहीं तो कर्मचारियों के लिए 3 से 4 हजार करोड़, ये चुनौती है। मिलाकर ये बजट भरोसे का कहा जा सकता, कहा जाएगा। तो ये थे हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जिनका कहना है भरोसे का बजट निश्चित तौर पर है, हर वर्ग को लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग को लेकर उन्होंने उम्मीद जताई है कि उसका दायरा भी बढ़ेगा। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिटारे में क्या कुछ खास निकलता है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ निधि प्रसाद, IND 24 रायपुर। होने वाला छत्तीसगढ़ में और हमारे साथ हैं मंत्री कवासी लखमा। मंत्री जी, आज बजट पेश होने वाला है, क्या कुछ खास रहेगा बजट में? बहुत अच्छा बजट होगा। मुख्यमंत्री अच्छा है तो बजट भी अच्छा होगा। नंबर 1 मुख्यमंत्री, नंबर 1 सरकार, गढ़बो छत्तीसगढ़। भरोसे का बजट आप लोगों ने बताया, भरोसे का बजट, किसान सबसे पहले, आदिवासी सबसे पहले, देवगुड़ी सबसे पहले, तेंदुपत्ता सबसे पहले। विपक्ष सवाल खड़ा कर रही है और इसे चुनावी के पास कोई मुद्दा नहीं है। लगातार गैस का रेट बढ़ा दिया 50 रुपया। अडानी मित्र के लिए उसको बचाने का काम करते हैं, हम देश का बचाने का काम करते हैं। ये थे हमारे साथ मंत्री कवासी लखमा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो बजट है वो आम व्यक्ति के लिए होगा और भरोसे का बजट होगा। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ गोपी कृष्ण साहू, IND 24 रायपुर। तो आबकारी मंत्री कवासी लखमा को आपने सुना, साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को भी आपने सुना। बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। राजकुमार जी के जो सवाल थे उनसे आगे बढ़ते हुए सत्यप्रकाश जी, जो सवाल थे राजकुमार जी के आपने भी सुने होंगे, क्या जवाब देंगे आप उस पर? देखिए, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की बात, क्योंकि ये हमारी सरकार भी इससे सर्वे की बात करेंगे। बीजेपी के नेताओं के अगर बयान देखिए आप, चाहे वो टीवी चैनल पे आके बोले या चाहे बाहर बोले, कोई 9 लाख बोलेगा, कोई 11 लाख बोलेगा, ये तो और बढ़ के 16 लाख तक पहुंच गए हैं। तो इनके खुद में ही आपस में ही मतभेद रहता है, कितने आवास इनको खुद नहीं मालूम। इसी वजह से तो सर्वे की बात हो रही है, पहली बात। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा, जब से कांग्रेस सरकार बनी है 2018 से, तब से 13,26,000 प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत हुई है कांग्रेस सरकार को। उसमें से भी मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, 10,57,000 मकान ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 2,69,000 मकान शहरी क्षेत्रों के लिए। उसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों में 8,41,000 मकान बन चुके हैं और शहरी क्षेत्र में 2,47,000 बन चुके हैं। और इन्होंने राज्यांश की बात की, राज्यांश में 4 साल में हमारी सरकार ने 2,100 करोड़ रुपए दिए। इनके 4 साल में कितने दिए थे? 272 करोड़। इन्होंने शहरी क्षेत्र में कितने मकान बनाए थे? सिर्फ 19,000 मकान। तो राज्यांश की बात, जहां 60%, 40% इन्होंने किया, पहले इससे 80 और 20 था, मोदी सरकार ने 60 और 40 किया। उसमें भी जब बात आती है 60% देने की, तो मोदी सरकार आनाकानी करती है। आप देखिए, जब से 2018 से, जब से कांग्रेस सरकार बनी है, हर चीज में आनाकानी है। धान समर्थन मूल्य हो गई, GST के पैसा लेने की बात हो गई, OPS की पैसा लेने की बात हो गई, फिर कॉल रॉयल्टी की बात हो गई। तो विकास कार्यों में बाधा डालने का काम हमेशा किया है। और जो यहाँ कर्जे की बात करें, हमारी सरकार कर्ज लेती है तो किसानों का आत्महत्या रुकती है, बेरोजगारी दर कम होती है, महिला सुरक्षा होती है। मगर इनकी सरकार, केंद्र सरकार कर्ज लेती है तो अडानी अंबानी लेके भागते हैं।
इनकी सरकार कर्ज लेती है तो वहां किसान की आत्महत्या बढ़ती है, इनकी सरकार कर्ज लेती है तो जीडीपी फिर भी डाउन जा रही है। तो और हमारी सरकार ने कर्ज जो है 55,000 करोड़ की जो बात कर्ज की बहुत ही इंटरेस्टिंग बात निकाल दी है जी। प्रशंसा एक बात मैं बोलना चाहूंगा, बस एक लाइन। हमारी सरकार का जो बोला जाता है कि 55,000 करोड़ रुपए कर्ज है, तो उसमें से 41,000 करोड़ का पाप तो रमन सरकार के दौर का, जिसको हमारी सरकार अभी तक ढो रही है। तो ये बात बीजेपी वाले क्यों नहीं बताते कि 41,000 करोड़ तो इनकी सरकार ली थी, उसके बाद 55,000 करोड़, तो सोचिए कि 4 साल में कितना लिया। 41,000 करोड़ का तो पाप इनकी सरकार का था, जो हमारी सरकार ढो रही है और उसको चुका रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है। हम कर्ज तो हमारी सरकार, हमारे बने मुख्यमंत्री जी ने बोला, अगर हमको किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए कर्ज लेना पड़ेगा तो हम और लेंगे। मगर हमारी सरकार ये चाहती है कि हर वर्ग खुश रहे, हर वर्ग को शांति मिले, सुख समृद्धि और प्रदेश का विकास। ठीक है राजकुमार जी, कर्ज अगर ले रही है कांग्रेस पार्टी तो घी थोड़ी ना पी रही है। विकास के काम हो रहे हैं, योजनाओं के लिए लगाए जा रहे हैं पैसे, ये कहना है सत्य प्रकाश जी का। क्या कहेंगे आप इस पर? और ये भी साथ साथ ये भी आरोप लगाए हैं कि रमन सरकार ने इतने 40,000 करोड़ का जो कर्ज था वो लिया था। आपके जो पुराने पाप है वो कांग्रेस पार्टी ढो रही है। प्रशंसा जी, आपके चैनल के माध्यम से, IND के माध्यम से ये दर्शकों को झूठी जानकारी दे रहे हैं। रमन सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए कर्जा 15 साल में लिया था। 3 कार्यकाल था डॉक्टर रमन सिंह की सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार था। इन्होंने 4 साल में 65,000 करोड़ रुपए कर्जा ले लिया है। और जो ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के गवर्नमेंट का पाप बता रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ की जनता के भलाई के लिए लिया गया था। प्रकाश जी, छत्तीसगढ़ भलाई के लिए लिया गया था, फिर भी आपकी सरकार जब गई तो गरीब प्रदेशों में किसकी गिनती थी? 50% लोग बीपीएल के अंडर में थे। आपकी सरकार जाने के बाद भी गरीब प्रदेशों में प्रदेश था। 15 साल में ये डेवलपिंग प्रदेश में भी नहीं आ पाया, उन्नति वाले प्रदेश में भी नहीं आ पाया, गरीब प्रदेश में 15 साल। आप सोचिए 15 साल में चाहते था महाराष्ट्र से भी ऊपर लेके जा सकते थे। 15 साल आपको दिए जनता ने। हर साल को छोड़ के 18 लाख सत्यप्रकाश जी, और जब से प्रदेश में 2018 से कांग्रेस की सरकार बनी है, जिनका आवास जिनका काम चल रहा था, उसकी भी किस्त को रोकने का आपने काम किया है। अरे 21-22 के बाद तो केंद्र सरकार ने स्वीकृति नहीं दी है। जहाँ 60% देने की बात आती है वहाँ नहीं करती है। अरे 21-22 के बाद पूछिए अपनी सरकार से, बीजेपी सरकार से पूछिए 21-22 के बाद स्वीकृति दी है क्या? कांग्रेस सरकार ने स्वीकृति दी है आवास योजना के लिए? नहीं मिली है। 21-22 के बाद स्वीकृति नहीं मिली है। सरकार को एक चिट्ठी लिख रही है कि आपको स्वीकृति चाहिए, मगर वो मना कर रही है, क्योंकि यहाँ पे बात आती है 60% देने की, फंड देना नहीं चाहती है बीजेपी सरकार। छत्तीसगढ़ में समृद्धि आती, लोगों को रोजगार मिलता। अरे 15 साल में आप क्यों नहीं कर पाए? 15 साल में गरीब प्रदेश आप लोग छोड़ के गए। 15 साल आपने इतना लूटा, इतना करप्शन किया कि गरीब प्रदेश बना रहे हैं। अगर 15 साल आप सोच रहे थे गरीब देश के प्रदेश के बारे में, तो गरीब जनता बहुत ऊपर उठ चुकी होती, उनका जीवन स्तर बहुत अच्छा हो चुका होता। भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। आप लगातार झूठ बोल रहे हैं। सत्यप्रकाश जी, आप जनता को सच्चाई बताइए। आप कहते हैं कि 35,000 करोड़ रुपया जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 साल में लिया वो पाप है। वो पैसा किसके लिए लिया गया उस मत को देखिए। आज अंडर ब्रिज और अडानी को देने के लिए, अपने उद्योगपतियों को देने के लिए आप दिया था आप लोगों ने। 15 साल में विकास की गंगा बहाने का काम किसी ने किया है? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रमन सिंह की सरकार ने किया है। 4.25 साल में एक भी बता दीजिए। और घोटाला करो, चिटफंड घोटाला, जो कांग्रेस ने बनाया है। विकास की गंगा जिसमें भाई होगी उसको वोट मिल जाएंगे 2023 में। अभी इसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों के पास मैं लौटूंगी। डॉक्टर अजय का मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर अजय जी, जिस तरीके से हालांकि ये जो राजनीतिक बयानबाजी ये तो आपने सुनी, लेकिन इससे इतर अगर हम बात करें, आर्थिक सर्वेक्षण की बात हमने कर ली, जीडीपी की हमने बात कर ली, और जिस तरीके से आप इकोनॉमिक सर्वे पर तमाम आपने पॉइंटर्स रखे, राजनीति और चुनाव के पैरामीटर पर तो ये बजट पेश होगा ही। ओवरऑल आप कैसे देखते हैं इस पूरे बजट को? और अगर कर्ज लिया भी जाता है सरकार की ओर से 1 लाख करोड़ के ऊपर का ये बजट जिस तरीके से बताया जा रहा है, तो क्या कुछ चैलेंजेस होते हैं सरकार के लिए, और क्या कुछ बातें जो है वो बजट में ध्यान रखी जाती हैं? और बजट अभी पेश हो जाता है तो जो फंड एलोकेट होता है योजनाओं के लिए, उसमें कितना समय लगता है धरातल पर आने के लिए? क्या कुछ आपकी इस पर प्रतिक्रिया? बहुत बढ़िया प्रश्न है प्रशंसा जी आपका। अभी कुछ समय पहले हिमाचल प्रदेश में नीति आयोग की एक बैठक हुई, और उस बैठक में हमारे देश के समस्त वित्त सचिव लोग और प्रमुख सचिव लोग भाग लिए थे। तो अलग अलग राज्यों के प्रमुख सचिव लोग यह बोले कि राज्यों के ऊपर जो लोन बढ़ रहा है,
इसके कारण से खासतौर से वो यूपी जैसे राष्ट्र का भी जिक्र किए और अनेक राष्ट्र प्रदेशों का जिक्र किए। वो लोग अपने तालुका को, हॉस्पिटल को, कलेक्ट्रेट को, हाई कोर्ट को गिरवी रख करके लोन ले रहे हैं मार्केट से। राज्यों की वित्तीय स्थिति यह है, ऐसा उस बैठक का निष्कर्ष निकला। भूपेश सरकार जब सत्ता में आए तो वो बोले थे कि पहला साल किसानों के लिए, दूसरा साल होगा कर्मचारियों के लिए। कर्मचारी लोग काफी सेक्रीफाइस किए हैं। वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनका डीए बढ़े, उनका एचआरए बढ़े। इसी तरह से प्रायः देखा जाता है कि सबसे ज्यादा एलोकेट करने वाले जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें लोक निर्माण विभाग होता है। लोक निर्माण विभाग के ऊपर किस तरह का यहाँ लोकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, यह देखने लायक होगा। उसी से क्या होता है कि मैं मानता हूं टेक्नोलॉजी में काफी वृद्धि हो गई है, लेकिन बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है। अब तीसरी बात है, आपका जो कहना था कि इन समस्त प्रश्नों के संदर्भ में निष्कर्ष के रूप में हम कहें तो भूपेश सरकार का यह बजट, क्योंकि वो चुनाव में जा रहे हैं, उनके इस कार्यकाल का आखिरी बजट है और वो भी अंतरिम बजट है। और अंतरिम बजट होने के कारण वो सामाजिक क्षेत्र में भी, एससी वर्ग में भी, एसटी वर्ग में भी, या फिर आर्थिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में निश्चित रूप से अपनी जो राशि है उसको बांटने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसका यह भी मतलब है कि वो टैक्स नहीं लगाएंगे तो रिसोर्स कैसे आएगी, और रिसोर्स जब नहीं आएगी, और दूसरी चैलेंज है वो कंपनसेशन जीएसटी का अब बंद हो गया अब समस्त राज्य सरकारों के लिए, तो यह एक बड़ी चुनौती है। लेकिन जैसा कहा जाए भरोसे का बजट, तो हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट में वो नारायण दत्त तिवारी जी जब वित्त मंत्री होते थे, प्रशंसा जी, और यहाँ जो वित्त मंत्री होते थे छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, सिंहदेव साहब, रामचंद्र सिंहदेव जी, सबका बजट देखते आए हैं। सब लोग आशावादी दृष्टिकोण से बात करते हैं। तो निश्चित रूप से यह बजट भी सोशल सेक्टर के ऊपर, खासतौर से महिला वर्ग के ऊपर होगा। महिला वर्ग में खासतौर से कौशल्या मातृ योजना, इसी तरह से हम सिंचाई में क्या बजट रखा जाता है, इसी तरह से ये जो नदी किनारे हैं, जो विद्युत लाइन के विस्तार की बात है, जो कि अब बहुत बड़ी बात हो गई, इसके ऊपर क्या अलॉटमेंट आता है। तीसरी बात है जो आपने पूछा कि ये कब से धरातल में आता है, तो बजट जैसे ही विधानसभा में पारित होता है, महामहिम गवर्नर जी के पास जाएगा और 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होता है। और यहाँ जो राशि बजट प्रस्तुत हो गया तो एक मुश्त पैसा आ गया, ऐसा नहीं है प्रशंसा। हाँ। वो धीरे धीरे आते जाता है, लेकिन उसको खर्च करने का अधिकार 1 अप्रैल से वास्तविक कार्यपालिका को मिल जाता है। चलिए ठीक है, आपके पास लौटूंगी मैं, एक अंतिम प्रक्रिया आपकी भी लूंगी। सत्यप्रकाश जी, आप लोग तो कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ रहे हैं बीजेपी के लिए। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री नंबर 1, बजट नंबर 1, योजनाएं आपकी नंबर 1, तो क्या जब बजट पेश हो जाएगा तो उसके बाद भी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी बीजेपी के पास? देखिए, मैं राजनीतिक तौर पर अगर बात करूं बजट को एक बार साइड में करके, तो प्रदेश में बीजेपी को गुंजाइश वैसे भी नहीं है। प्रदेश की जनता जान चुकी है कि जुमलेबाजी की सरकार ही बनाते हैं। आप केंद्र की बात कर ली, 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, 100 दिन में महंगाई कम करने की बात की थी, जीडीपी की बात की थी, क्या हुआ उनका, काला धन लाने की बात की थी, उनका महंगाई तो और चरम पे, सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए। तो इनके तो यहाँ पे कोई गुंजाइश ही नहीं होती। जहां तक हमारी सरकार की बजट की बात है, देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार नंबर 1 चल रहे हैं, वो सबको मालूम है। सर्वे के तौर पर हमारी सरकार नहीं उनको बना रही है, सर्वे में हो रहा है, प्रदेश में हो रहा है, देश में हो रहा है, उसके तहत है। फिर उसका बजट की अगर मैं बात करूं तो हमारी सरकार ने, हमारे मंत्री जी ने जैसे सबने बोला है कि बजट भरोसे का है, इसमें सभी वर्गों की बात होगी। पिछले 4 साल में हमें सरकार के जो काम अगर आप देखिएगा तो उसमें सबके लिए काम है। किसानों की बात हुई है, उसका कर्मचारियों की बात हुई है, ओपीएस के तहत उसका युवाओं की बात हुई है, बेरोजगारी दर सबसे कम है। तो अगर हमारे कार्य को आप देखिए तो 4-4.5 साल में सब वर्गों के लिए सरकार ने काम किया, सब वर्गों के हित के लिए काम किया, तो उसी हिसाब से बजट भी होगा। बजट में भी आपको यही दिखेगा कि सब वर्गों को इसमें कुछ ना कुछ है, सब वर्गों के लिए इसमें खुशी की बात मिलेगी। और कर्मचारी खास तौर से जो कर्मचारी जो हमारे भाई बहन जो धरना स्थल पे हैं, उनके लिए इस बजट में कुछ ना कुछ जरूर निकल के आएगा। और ये बजट जैसे खुलेगा, ये खुशियों का पिटारा पूरे सभी वर्गों के लिए होगा, युवाओं, महिलाओं हो,
चाहे किसान हो, मजदूर हो, सभी वर्गों के लिए इसमें खुशियों का पिटारा खुलेगा जैसे ये बजट खुलेगा। और ये प्रदेश की एक नए छत्तीसगढ़ की पटकथा आपको दिखेगी कल से। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। दरअसल विधायक शिशुपाल सोरी और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से IND24 की टीम ने खास बातचीत की है। बजट को लेकर सुनिए क्या कुछ कहा। शिशुपाल सोरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे सीधे चर्चा करेंगे। 5वां और अंतिम बजट आज सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। काफी उम्मीदें इस बजट से जताई जा रही। बिल्कुल, और मैं समझता हूं कि सर्वहारा वर्ग के लिए बहुत कुछ राहत देने वाला ये बजट होगा। और जैसा कि हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री के शुरू से ही एक उद्देश्य रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे सर्वहारा वर्ग को मिले, खासकर गरीब वर्ग को मिले, तो उसी दिशा में ये बजट होगा। क्योंकि आप कांग्रेस विधायक भी हैं, तो आदिवासी वर्ग के लिए कुछ खास चाहते होंगे इस बजट में, और कहीं ना कहीं ये जो बजट है कर्मचारियों के लिए भी इस बजट में उम्मीदें जताई जा रही हैं। अब सामान्यतः ये जो सरकार के आखिरी सालों में कर्मचारी वर्ग से भी और बाकी दूसरे जो संस्थाओं हैं उनसे भी मांगे आती है। उनको उम्मीद रहती है कि इस अंतिम बजट में उनको कुछ न कुछ मिलेगा, और हर बार ऐसा होता है। तो इस बार भी कुछ न कुछ हर वर्ग के लिए होगा, ऐसा विश्वास सबको करना चाहिए। और जिस हिसाब से हमारे मुख्यमंत्री जी हर वर्ग को लेकर चल रहे हैं, निश्चित तौर पे कुछ न कुछ राहत सबको मिलेगा। ये विपक्ष हर बजट पर आशंका जताती है और कहती है निराशाजनक बजट है। क्या लगता है इस बार विपक्ष को निराशाजनक बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा? अब बोलने वाले तो कुछ भी बोल सकते हैं, पर हमारे तरफ से ये कोशिश होगी। हम विपक्ष की ज्यादा परवाह नहीं करते, हम परवाह करते हैं जनता की। अगर जनता को राहत देने वाली अगर होगा तो ये निराशाजनक नहीं हो सकता। और विपक्ष तो जो बातें कहना है वो कहेंगे, विपक्ष में है, उनका धर्म है कुछ न कुछ नुक्स निकालना। तो विपक्ष का जो कर्म है कुछ ना कुछ बजट में आशंकाएं व्यक्त करना, लेकिन फोकस विपक्ष नहीं, फोकस जनता रहेगी। और जनता को ध्यान में रखते हुए जो ये बजट है वो काफी अहम है, और इस बजट में हर वर्ग को राहत देने का प्रयास किया जाएगा, ऐसा कहना कांग्रेस के विधायकों का भी है। कैमरामैन मनीष हरपाल के साथ निधि प्रसाद, IND24 रायपुर। आज जो है सरकार का अंतिम बजट पेश होने वाला है और हमारे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल। सर, आज आम बजट पेश होने वाला है, क्या उम्मीद है बजट से? कोई उम्मीद नहीं। ये भरोसे का बजट बोलते हैं, तो पहले बार क्या बजट प्रस्तुत हुआ तो वो भरोसे का नहीं था, वो ठगने का था। ये बजट चुनावी बजट है, घोषणाओं का बजट है, होर्डिंग्स लगेंगे, प्रचार प्रसार होगा, कुछ नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी की घोषणा कर दें इस बजट में। युवाओं के लिए जो बेरोजगारी भत्ता की घोषणा की गई है, कर्मचारियों के लिए और तमाम तरह की घोषणाएं इस बजट में की गई है। 4.5 साल तक क्यों नहीं हुई? किसने रोका था? पिछले बार जो बजट में प्रावधान थे उससे काम शुरू हो गए क्या? मुख्यमंत्री जी ये बता दें बजट भाषण के पहले कि पिछले बार जितने प्रावधान थे बजट में उसमें से कितने काम प्रारंभ हो गए हैं मैदान में, ये बता दें तो जनता जानना चाहती है। ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष, जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो बजट है वो चुनावी बजट होने वाला है और पिछले बार जो बजट में प्रावधान किए गए थे उनमें से कितनों का क्रियान्वयन हुआ है, सीधा सीधा सवाल जो है वो विपक्ष लगातार कर रही है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, IND24 रायपुर। तो चर्चा में मैं वापस लौटना चाहूंगी। राजकुमार जी, आपका रुख करना चाहूंगी। आपकी पार्टी की ओर से ये कहा जा रहा है कि चुनावी बजट है, कोई उम्मीदें नहीं है। अगर आप लोग सरकार में रहते तो क्या चुनावी बजट आप लोगों का नहीं होता? देखिए प्रशंसा जी, 5वां वर्ष चुनावी वर्ष है जी। अधिकांश पैसा तो संवैधानिक संस्था को देना है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराना है। जनता के हाथ में क्या आएगा प्रशंसा जी? 3 दिन पहले एक विधवा कर्मचारी बहन ने मुंडन करवाया है। सरकार के लिए सर्व की बात है। एक विधवा बहन जो कर्मचारी है, पेंशन नहीं मिलके खाना अपना जो है मुंडन करवा रही है। और आप जाके देखिए बूढ़ापारा धरना स्थल में आपको सभी, चाहे कर्मचारी हो, चाहे आंगनबाड़ी की बहनें हो, चाहे NGO की बहनें हो, प्रदेश का हर वर्ग आपको वहाँ पर आंदोलन धरना प्रदर्शन करते हुए मिल जाएगा। प्रदेश का कौन सा वर्ग इस सरकार से संतुष्ट है? इस बजट में घोषणाएं हो जाएंगी, जो आंदोलनरत कर्मचारी हैं उनके लिए कुछ ना कुछ खास है, ऐसा कहा जा रहा है। संजय जी, ये तो 4 साल से यही कह रहे हैं। अभी हमारे नेता प्रतिपक्ष जी पूछ रहे थे
पिछले साल जो बजट में प्रावधान हुआ था, कमी है, समय की कमी है, इसलिए आपको रोकना पड़ रहा है। सत्य प्रकाश जी का एक आखिरी रिएक्शन ले लेते हैं, जो आपका ही सवाल है आपकी पार्टी की ओर से। बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि शराबबंदी की घोषणा आप लोग क्यों नहीं कर देते, इस बजट में शराबबंदी की घोषणा कर दीजिए। सत्य प्रकाश जी। प्रशंसा जी, वही शराबबंदी हमारी सरकार तो आगे बढ़ चुकी है। 100 से 150 दुकानें बंद हो चुकी है पूरे प्रदेश में। समिति बनी हुई रिपोर्ट देगी। देखिए, शराबबंदी के समर्थन में अगर बीजेपी है तो वो क्यों नहीं आती साथ में? यहाँ हम भी तैयार हैं। इनके पार्टी की जब नेताओं की जब बैठकें होती थी चुनाव में, रमन सिंह जी ने भी बोला था कि हम भी शराबबंदी करेंगे, पर इनका क्या हुआ? अरे एमपी में तो काउंटर खोल के महिलाओं के लिए अलग से, हरियाणा में इन्होंने प्रीमियम शराब पे 40% ड्यूटी कम कर दी है। तो ये इनका दौरा चरित्र है। उमा भारती जी तो इनके खिलाफ है, इनकी सरकार के खिलाफ आ रहती है शराबबंदी के लिए, तो क्यों नहीं उमा भारती का समर्थन करते हैं? वो तो इन्हीं की पार्टी की नेत्री है ना वो। तो शराबबंदी पे बीजेपी का दौरा चरित्र है। ये चाहते नहीं है। अडानी पोर्टों पे ड्रग्स मिलते हैं, उस पर केस नहीं होती, उस पर कार्रवाई नहीं होती। ये तो चाहते हैं कि युवा उसमें संलिप्त रहे ताकि ये भ्रम फैला सके, युवाओं को भटका सके। तो शराबबंदी के तहत हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। अब कुछ दिनों में उसका परिणाम मिलेगा। समिति की रिपोर्ट आने के उसके तहत सरकार उसका निर्णय लेगी। भाजपा का जो दौरा चरित्र है वो यूपी हरियाणा में दिख रहा है, वो एमपी में दिख रहा है, शायद गोवा में भी दिख रहा है। तो ये नहीं चाहते। स्मृति ईरानी जी का पूरा कांड हुआ है शराब को लेकर, सबको मालूम है। उनका दौरा चरित्र है शराबबंदी को लेकर। बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। हालांकि देखने वाली बात होगी इस बजट में क्या कुछ खास रहता है, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ पिटारे से निकलता है, ये देखना होगा। यानी कि थोड़े ही देर का वक्त बचा है, समय बचा है, उसके बाद बजट पेश हो जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए IND 24 के साथ।